नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मदरसों की जदीदकारी के लिए मरकजी इमदाद महज दिखावा, हुकूमत संजीदा है तो तालीमी इमदाद दे। लोकसभा में बैरिस्टर उवैसी की तकरीर। गांधी भवन में अफरा तफरी और हाथापाई के मनाजिर। पार्टी के रुकन सीनियर कायदीन से नाराज, ओहदों की खातिर गांधी भवन का रुख करने का इल्जाम। फीस बाज अदायगी के लिए मुकामियत को शर्त आयद करना नामुनासिब। गरीबों के साथ तेलंगाना हुकूमत का नाशाइस्ता बर्ताव, तेलुगुदेशम की तनकीद। वरंगल में असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर प्रभाकर और उसका साथी रमेश रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और दारुशफा के सरकारी हॉस्टल में नाबीना तलबा गैर सेहत बख्श माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर, मुलाजमीन का लापरवाह रवैया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों की जदीदकारी के लिए मरकजी हुकूमत की इमदाद को दिखावे और खुशामद से ताबीर किया है। लोकसभा में 2014 और 15 के बजट पर आम मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर मदरसों की जदीदकारी के लिए 100 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की जाए तो एक मदरसे के हिस्से में सिर्फ 15 रुपए ही आएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मदरसों की जदीदकारी के नाम पर हमदर्दी का ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बाज इदारों के आदादोशुमार पेश करते हुए कहा कि मुसलमान बच्चे आज तालीम हासिल करना चाहते हैं, उन्हें मौके फराहम किए जाने चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए भी मुस्लिम तलबा में काफ़ी मुसाबकत देखी जा रही है, ऐसे में इस रकम में इजाफा किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ आदादोशुमार पेश करते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि आज तालीमी शोबे में मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमातों की यह रिवायत रही है कि ये सिर्फ दिखावे और खुशामद करती आई हैं। मदरसों के उमूर में हुकूमत की मदाखलत को तनकीद का निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम खुद हमारे खतीब और आयमा पैदा कर सकते हैं, इसके लिए हुकूमत की इमदाद जरूरी नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने हज सब्सिडी की एक बार फिर मुखालिफत करते हुए कहा कि मुस्लिम तलबा और तालिबात को तालीम के हुसूल के लिए इमदाद फराहम करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए संजीदा है। बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के तहत किए जाने की कोशिशों की भी मजम्मत की। बैरिस्टर ओवैसी ने आम बजट की भी मुखालिफत की। श्री असदुद्दीन ओवैसी 5 minutes सर, प्लीज ब्रीफली। Sir, I stand to oppose the general budget. The reason I oppose it is that it has been a practice of the ruling party to oppose any upliftment schemes for minorities by calling it as appeasement. Now, I would like to enlighten them by putting forward some empirical data. I am sure that by putting forward this empirical data, their opinion about appeasement will not change, but I am sure it will make them to think. According to Planning Commission, the poverty indicators are 12.4% in rural areas and 27.9% in urban areas. Muslims are below poverty line. Is this appeasement, sir? Sir, you talk about Muslim women. 35% of Muslim women have BMI less than 18.5%. 54.7% Muslim women are anemic. These are Planning Commission data. Comes to Muslim children, infant mortality rate is 52.4%. Under 5 mortality rate is high as 70 per 100 live births, sir. And then if you read India Exclusion Report, Human Development Report 2011, Muslims are either landless or have marginal landholders. NSSO survey says that the per capita spending of Muslims as compared to Hindus, Christians and Sikhs is less. NSSO survey says that unemployment is high as compared to other religions. Is this appeasement? Now putting forward, juxtapose this, sir, with the budget that has been announced for minority affairs. Minority affairs,
No, I will sit down. If you want to say, I'll sit down. I'll yield to it. I'll reply you back. No, don't. I'll sit down. I have no problem. I can argue with you for the next 24 hours. You can't answer me back. Sir, now you juxtapose this with the budget that is again for minority affairs. What is the budget? Percentage total budget is 0.21%. Percentage to GDP for minority affairs is 0.03. What is this? This is tokenism. This is appeasement. Now, sir, the government has announced what 100 crores of madrasa modernization. I respectfully put forward that the word modernization is patronizing. Why don't you use the word modernization for Kendriya Vidyalaya? And why do you want to interfere in our religious teachings? Don't interfere in that. Listen to me. I would like to put forward my viewpoint. We don't want this madrasa modernization. Why? Because the recent report issued by HRD Minister, Education Development Index, clearly says that the Muslim enrollment in primary level has gone up to 14.35% from 14.20 in this year. Upper primary level, it has increased from 12.11% to 12.52. Muslims want to study. You have to give them opportunity. Leave this madrasa to us. We will make our imams, we will make our khatibs, we will make our muhaddis. We don't want you to give this money. 100 crores. Let the Home Minister say that how many madrasas are there. You divide this 100 crore, it comes to 15 rupees per madrasa. You give it, you open schools for us. Pre-matric, post-matric, sir, again token amount has been given. Pre-matric, post-matric, sir, the Prime Minister says that a Muslim child works at a tire puncture shop. His father worked at tire puncture shop. No, that is stereotyping. I have youths who are studying in medical colleges, in engineering colleges, who want to do well. Don't patronize us and stereotype us. The amount that is given for pre-matric scholarships, sir, data shows for one scholarship, 11 Muslim children are chasing. This in itself clearly shows that there has been a sea change in the Muslim community. They want to get educated. Post-matric scholarship, please explain to me. You give OBC post-matric scholarship is 760 crores. When it comes to minorities, it is hardly 300 crores. Is this not appeasement? Is this not tokenism? And when in this country 100 graduates are there, only 3 are Muslim graduates. Isn't this the responsibility of the government to increase the post-matric scholarship and pre-matric scholarship and merit come means, and to make it demand driven? Make it demand driven. I'm not asking for reservation. What is stopping you from making it demand driven? You come to MSDP. Unfortunately, this government, this was a central assistance scheme. Now it has been made a central assistance for state plan. Which state plan would want to utilize this amount for the development of minorities? When the previous government, after a lot of persuasion, sir, have made 710 blocks and 66 towns have been included. If you divide this with 1250, it comes to 1 crore per town or per block. What can be achieved? A school can be made, an ITI can be made, an NRHM can be made. I leave it to the wisdom of the government. Sir, you come to 15-point program. Let this government clarify, are they committed to the Prime Minister's 15-point program or not? In conclusion, sir, I would like to say, this 15-point program must be implemented on the lines of SC sub-plan, ST sub-plan with additional central assistance. We don't want this 550 crores Hajj charter subsidy. Take it away for God's sake. We don't want this Hajj subsidy. You give it to Muslim women scholarship. We want our children to study. We don't want the Hajj subsidy. For God's sake, take it away. This is tokenism. This is appeasement. Sir, the Finance Minister very proudly claimed that he is announcing a new scheme, upgradation of traditional skills in arts, resources and goods. There is not a single mention of this in the budgetary documents, either in the minority affairs head or in any other head. Oh, mere announcement has been made. What is happening over here? Your manifesto talks about protecting Urdu language, but in your HRD debate, HRD documents, you have not given a single paisa for the appointment of Urdu teachers. What is this? Isn't this appeasement? Isn't this tokenism? Sir, the Honorable Home Minister is here. 65,000 crores is the MHA budget. I would like to know from the government, what kind of federalism is this government practicing, wherein they send a scheme to the Telangana government saying
saying that the Hyderabad city administration would be run by the governor. Isn't this contrary to federalism? Isn't this contrary to what this party day in day out says, that the Hyderabad law and order will be run by governor? That is impossible, sir. I would like to know from the government, sir, that whether for defense ministry, whether for defense budget, is this government going to finalize? Is this government going to finalize the MMRCA deal? Whether you're going to go for the Rafale or what? As it is, the costs have escalated. Sir, in conclusion, I would like to say that what an eminent economist who was once an economic advisor to a finance minister in India government, he said, he concluded his article in one newspaper by saying, "Achhe din duras." Thank you, sir. Okay. जीएचएमसी की जानिब से गैर मजाज तमीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। बलदी अमले ने जुमेरात को एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, दिलसुख नगर, सरूर नगर, एएस राव नगर, बीएस रेड्डी नगर के अलावा कोकटपल्ली और दीगर इलाकों में गैर मजाज तमीरात को मुनहद्दम कर दिया। बाज़ मकामात पर मुकामी कायदीन ने मुदाखलत करते हुए ओहदेदारों के साथ बहस व तकरार भी की, लेकिन बाद में पुलिस की निगरानी में इन्हदामी कार्रवाई जारी रही। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान तकरीबन 30 से ज़्यादा गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया जा चुका है। कमिश्नर जीएचएमसी की जानिब से दोनों शहरों में 172 गैर मजाज तामीरात की निशानदही की गई है, जिन्हें मुनहद्दम किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर में 4G खिदमात को तोसी देने के सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इजलास में वज़ीर IT और जीएचएमसी कमिश्नर सुमेश कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला ने इजलास में ओहदेदारों को हिदायत दी कि सितंबर के आखिर तक 4G की खिदमात फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि शहर के अलावा तेलंगाना के दीगर इलाकों में भी 4G की खिदमात को तोसी दी जाए। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि बहुत जल्द तेलंगाना RTC का क़याम अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना भर में 21 नए बस डिपो कायम किए जाएंगे और 4 माह के अंदर 1300 देहातों में बस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। हर देहात में सड़क तामीर की जाएगी। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द 80 वोल्वो बसें भी खरीदी जाएंगी। महकमे जंगलात के वजीर जोगी रमना ने कहा है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िदा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जोगी रमना ने बताया कि आइंदा 3 सालों में 33% जंगलात के इलाके को तोसी दी जाएगी। हर असम्बली हल्के में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। स्मगलिंग को रोकने के लिए भी खुसूसी फोर्स तैयार करने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महकमे में मखलूआत जायदादों को पुर करने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। साबिक़ वजीर व कांग्रेस लीडर जाना रेड्डी की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस में किसी भी तरह के इख्तलाफात की तरदीद के चंद ही घंटों बाद गांधी भवन में मुनक़्क़िदा पार्टी के तोसी इजलास में अफरा तफरी के मनाज़िर देखे गए। तेलंगाना कायदीन ने इजलास में पार्टी के सीनियर कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आमिला की फहरिस्त में आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ कायदीन के नामों को हज़फ करने का मुतालबा करते हुए भी नारेबाजी की गई। पार्टी के बाज़ कायदीन का कहना था कि इक़्तिदार के दौर में सीनियर कायदीन ने कारकुनों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और तश्कील तेलंगाना कांग्रेस की वजह से अमल में आया है। ये पैगाम पहुंचाने भी सीनियर कायदीन नाकाम रहे। पार्टी के कायदीन ने सीनियर लीडर्स पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि इंतखाबात के दौरान पार्टी की कामयाबी से ज़्यादा कई सीनियर कायदीन वज़ीर आला बनने की कोशिशों में ही मसरूफ़ रहे, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा। इजलास के दौरान अफरा तफरी और हंगामाराई जारी रही। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया और दीगर सीनियर कायदीन खामोशी के साथ ये तमाशा देखते रहे। पार्टी कायदीन का कहना था कि तेलंगाना में सोनिया गांधी के जलसों की नाकामी के लिए भी साबिक़ वज़रा और सीनियर कायदीन जिम्मेदार थे। इजलास के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई भी देखी गई। बाज़ कायदीन ने इजलास का बाइकआउट करते हुए कहा कि सिर्फ ओहदों की खातिर गांधी भवन का रुख करने वालों को इस बार चप्पल रसीद की जाएगी। तेलुगु देशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने फीस बाज अदायगी के मामले में मुकामियत को शर्त करार देने से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत के फैसले को नामुनासिब करार दिया है।
मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तरह अपोजिशन मुल्क में दूसरे किसी रियासत में नहीं होगी। तेलुगुदेशम लीडर ने सवाल किया कि आखिर तेलंगाना हुकूमत गरीबों से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। उनका कहना था कि हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने का दावा करने वाले ही हैदराबाद को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 30 साल पहले दीगर रियासतों से आए हुए अवाम क्या मुकामी नहीं हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज फीस बाज अदायगी के मसले को मुकामियत से मशरूत कर रहे हैं। कल वो मुलाजमीन के मामले पर भी ऐसा ही रवैया अख्तियार कर सकते हैं। सोमिरेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के वज़ीर आला अवाम को मुश्तइल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम जी श्रीनिवास राव ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए फैसले लेने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि वजीर आला KCR अभी भी एक जहदकार की तरह का रवैया अख्तियार किए हुए हैं जो कि मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि KCR अगर वजीर आला की तरह रवैया अख्तियार करें तो बेहतर होगा। जी श्रीनिवास ने कहा कि मुकामियत के मसले पर KCR के रिमार्क्स मुनासिब नहीं है। इस तरह के बयान में इश्तियालंगेजी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि 1956 से पहले तेलंगाना में पैदा होने वाले अफराद के बच्चों को ही फीस बाज अदायगी देने का हुकूमत का फैसला भी मुनासिब नहीं है। एक और वजीर R किशोर बाबू ने कहा कि आर्टिकल 371D के बाद नई कवानीन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की मनमानी पर मरकज को खामोश नहीं बैठना चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने काबीना के इजलास में गरीजनों से मुताल्लिक़ जो ऐलानात किए हैं उस पर कबायली और लंबाड़ा तबके के अवाम ने इजहार तशक्कुर किया है। जुमेरात को बड़ी तादाद में मज़कूरा तबके के अफराद सेक्रेटेरिएट पहुंचे और वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना के कांग्रेसी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि पार्टी के आला सतही इजलास के लिए अरकान असम्बली को मदऊ नहीं किया गया था। CLP दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने किसानों के कर्जजात की माफ़ी के मसले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों को फौरी कर्जों की माफ़ी के वादे को पूरा करना चाहिए। उनका कहना था कि हुकूमत को बैंकर्स के साथ इस मसले पर फौरी बातचीत करते हुए किसानों को दरपेश मुश्किलात से छुटकारा दिलाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। जीवन रेड्डी ने इंजीनियरिंग काउंसलिंग के फौरी आगाज पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि काउंसलिंग में ताखीर से तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। RTC मुलाजिमीन ने हुकूमत से CCS खर्चजात फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए यूनियन के नुमाइंदों ने कहा कि अगर फौरी तौर पर उनके मुतालबे को कबूल नहीं किया गया तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि RTC महकमे को 750 करोड़ रुपए जारी किए जाएं ताकि RTC मुलाजमीन को बैंक के जरिए कर्ज के हुसूल में मुश्किलात पेश न आएं। TRS के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि KCR ने अवाम से जो वादे किए थे उसे पूरा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चारशंबे का दिन समाज के हर तबके के लिए त्यौहार का दिन था। उन्होंने कहा कि बाज़ सरकारी दफातर में अब भी साबिक वज़ीर आला की तस्वीर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कमेटी को दोनों रियासतों की मुलाजमीन की तकसीम मुकामी बुनियाद पर की जानी चाहिए ताकि कोई मसाइल पैदा न हो। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना मुलाजमीन वज़ीर आला KCR के एहसानमंद रहेंगे और तेलंगाना की तामीर नौ के लिए काम करते रहेंगे। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने निज़ामाबाद नांदेड़ के अराकीन बलदिया बिलखसूस मजलिसी अराकीन को मशवरा दिया कि अवाम के मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद और नुमाइंदगी की ऐसी मिसाल पेश करें कि अवाम सालों तक उसे याद रखें। अहमद पाशा खादरी ने अपने दौरे निज़ामाबाद के दौरान डिप्टी मेयर व सदर नांदेड़ मजलिस फ़हीमुद्दीन और मजलिसी अरकान के हमरा म्युनिसिपल कमिश्नर बलदिया से मुलाकात की। अपने दौरे निज़ामाबाद के दौरान उन्होंने मुकामी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्किदा दावत इफ्तार में भी शिरकत की और अवाम से मुलाकात करते हुए मुबारकबादियाँ वसूल की। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद टाउन में डिप्टी मेयर की हैसियत से मजलिस उम्मीदवार फ़हीमुद्दीन का इंतखाब अमल में आया है, जिससे अहलियान निज़ामाबाद में खुशी की लहर है।
यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है पानी के, लाइट के, ये पहले इन मसाइल को तरजीह दे के हल करेंगे। और हर पार्टी के कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी होगी कि निज़ामाबाद की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये 5 साल में ऐसी तारीख बनाए कि 50 साल तक लोग याद रखें कि निज़ामाबाद में 5 साल में एक नुमाया काम हुआ, नुमाया तब्दीली हुई और इससे आवाम को यहाँ फ़ायदा पहुँचा। इस अंदाज की खिदमत होना चाहिए। मुझे तवक्को है कि नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुंतखब बॉडी के तमाम लोग बशमूल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स यहाँ पर अच्छे खिदमत करके जमात का नाम भी रोशन करेंगे, जमात को भी फैलाएंगे और निज़ामाबाद की तरक्की में एक नुमाया खिदमत अंजाम देते हुए यहाँ की तारीख में अपना नाम भी दर्ज कराएंगे। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जामे उस्मानिया मलकपेट पलटन में बाद नमाज जुमा जल्द से यौमुल कुरान मनाया जाएगा। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। शेखपेट डिवीजन के एक नाले की वजह से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने इसके लिए मुकामी रुकने बलदिया को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि सुधाकर लड्डू कई सालों से इस इलाके का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि मुकामी रुकने बलदिया ने इस इलाके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से पैरामाउंट कॉलोनी और हकीम शाह कॉलोनी से गुजरने वाले नाले के अतराफ कवर पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि कचरे की निकासी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कचरा बारिश के पानी की वजह से सड़ गया है और फिजा में ताफुन फैल गया है। उन्होंने बताया कि सिलसिले में मुताल्लिका महकमे से भी शिकायत की गई, लेकिन मसले की यकसोई नहीं की गई, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जनीमटला पुलिस ने सुराराम के इलाके में रोडे शीटर्स व गैर समाजी अनासर के मकानों पर धावे करके 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब धावे शुरू किए, जो जुमेरात की सुबह तक जारी रहे। गिरफ्तार शुदा अफराद में ऐसे कई अफराद हैं जिनके खिलाफ पुलिस में मुकदमात भी दर्ज हैं, जिन्हें तहकीकात के बाद रिहा कर दिया जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 18 मोटरसाइकिलें और 4 ऑटो रिक्शा जब्त कर दिए हैं। वरंगल असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और उसका साथी 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। डीएसपी महकमे इंसदाद और रिश्वत साई बाबा ने मीडिया को बताया कि एसीटी प्रभाकर और उसके साथी रमेश बाबू को बिलतरतीब 4,000 और 2,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। ये दोनों महेंद्र रेड्डी नामी एक शख्स को एक काम के लिए करीब 1 महीने से टाल मटोल कर रहे थे और इसके लिए 10,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। दारुशमा वाक़े नाबीना तलबा के सरकारी हॉस्टल की हालत इंतहाई ख़राब है। माजूर तलबा गंदगी में रहने और सफाई और शफाफियत से आरी ग़िज़ा खाने व पीने के पानी पर मजबूर हैं। 4TV के नुमाइंदे शेख सलीम ने नाबीना तलबा के लिए मखसूस हाई स्कूल और हॉस्टल की इमारत का दौरा किया, जहाँ पर इंतहाई मुतासिरकुन हालात देखे गए। हालांकि हुकूमत ने हॉस्टल में रहने वाले इन तलबा की देखभाल और खाना पकाने के लिए मुलाजमीन का तकर्रुर किया है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे मुलाजमीन को सिर्फ अपनी तनख्वाहों से मतलब है और वो आंखें रखते हुए भी अंधे बने हुए हैं। तलबा ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि उनके स्कूल और हॉस्टल पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि वो भी साफ सुथरे माहौल में रह सकें। मेहदीपट्टनम में खानगी कॉलेज के तलबा की जानिब से रैगिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मेहदीपट्टनम और संतोषनगर के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया गया। तलबा ने रैगिंग के मुदासिन को मशवरा दिया कि वो कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस से शिकायत करें। पुलिस की ज्यादतियों से आम शहरी का परेशान होना तो आम बात है, लेकिन हैदराबाद में एक पुलिस अहदेदार ऐसा भी है जिसने खुद पुलिस मुलाजमीन को ही परेशान करके रख दिया है। जी हां, होमगार्ड कमांडेंट प्रभाकर की मनमानियों और जुल्म व ज्यादती से होमगार्ड का अमले का नाक में दम हो गया है। ये मुलाजमीन उसकी अजियतों से तंग आकर एहतजाजी मुजाहरे पर उतर आए हैं ताकि इस रवैये की खबर आला अहदेदारों तक पहुंचे और उनके साथ इंसाफ हो सके। मुलाजमीन का कहना है कि प्रभाकर ने उनके साथ जालिमाना तर्ज अमल अख्तियार किया है। 1 घंटा ताखीर से आए तो पूरे दिन की उजरत काट देता है, उन्हें इधर उधर फिराकर काम लेता रहता है और उनकी बुनियादी ज़रूरतों का भी ख्याल नहीं रखता।
कोई मुलाजिम उसकी जरा सी बात भी ना माने तो उसको कभी हेडक्वार्टर तो कभी कोई पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर देता है। बाज आला ओहदेदारों और सियासतदानों के साथ प्रभाकर के करीबी ताल्लुकात हैं, जिनके बलबूते पर वो ये मनमानियां करता है और अगर कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता वो कभी कभी कई कई महीने की तनख्वाह भी रोक लेता है। बाज मुलाजमीन ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर तनख्वाह हासिल की है, लेकिन जो मजबूर हैं वो खामोशी के साथ ये जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने आप को पुलिस जाहिर करके जेवरात और कीमती अशिया लूटने वाले 2 अफराद को उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस AVR नरसिम्हा राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में सूर्यापेट नलगुंडे के रहने वाले 26 साला गंगा राजू और करीमनगर के रहने वाले 29 साला पेद्दी राजू को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों अपने आप को पुलिस जवान बताकर कैंपस में सुनसान और तन्हा सड़क पर चलने वाले जोड़ों और आशिकों को अपना निशाना बनाते और उनकी पिटाई करके जेवरात, नगद रकम और सेल फोन लेकर फरार हो जाया करते थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के पास से 1 लाख रुपए मालियाती मोबाइल फोन्स और 1 तोले की तिलाई चेन भी बरामद कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मदरसों की जदीदकारी के लिए मरकजी इमदाद महज दिखावा, हुकूमत संजीदा है तो तालीमी इमदाद दे। लोकसभा में बैरिस्टर उवैसी की तकरीर। गांधी भवन में अफरा तफरी और हाथापाई के मनाजिर। पार्टी के रुकन सीनियर कायदीन से नाराज, ओहदों की खातिर गांधी भवन का रुख करने का इल्जाम। फीस बाज अदायगी के लिए मुकामियत को शर्त आयद करना नामुनासिब। गरीबों के साथ तेलंगाना हुकूमत का नाशाइस्ता बर्ताव, तेलुगुदेशम की तनकीद। वरंगल में असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर प्रभाकर और उसका साथी रमेश रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और दारुशफा के सरकारी हॉस्टल में नाबीना तलबा गैर सेहत बख्श माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर, मुलाजमीन का लापरवाह रवैया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।